गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और आज हम मौर्यकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन कला के अंतर्गत जो बिंदु हैं उनमें राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार और लोककला आदि शामिल है। सर्वप्रथम हम मौर्यकालीन राजप्रसाद की चर्चा करते हैं। मौर्य काल में राजकीय कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण चंद्रगुप्त का राजप्रसाद है, जिसका विस्तृत वर्णन इतिहासकार एरियन ने किया है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, ये पटना के समीप कुम्भरहार गांव के पास से प्राप्त हुआ है और इसकी कुम्भरहार की खुदाई में प्रासाद के सभा भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए उससे उसकी विशालता का अनुमान हम लगा सकते हैं। ये काफ़ी विशाल था। ये सभा भवन खंभों वाला बड़ा हॉल था और इसकी खुदाई 1914-15 ईस्वी में की गई थी और इसको तो इतिहासकार एरियन ने बताया कि इसकी शान शौकत इतनी अच्छी है कि सुसा और एकबतना के जो महल हैं उसके भी मुकाबले ये अच्छी बताई है। इस सभा भवन का फर्श और छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फुट और चौड़ाई 120 फुट थी। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और उनमें चमकदार पॉलिश की हुई है। फाइयान ने अपने शब्दों में इसका वर्णन किया, प्रशंसा की है कि ये महल मानवकृति नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार मौर्य काल में राजप्रसाद की उन्नति यानी उसके उत्कृष्ट विकास के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं और पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र से भी मौर्यकालीन लकड़ी का महल भी मिला है। स्तंभ। मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकात्मक स्तंभ हैं, जो कि उसने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। ये चुनार के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 40 से 50 फुट है। चुनार की खानों से पत्थरों को काट कर निकालना, शिल्पकला में इन एकात्मक खंभों को काट कर तराश कर वर्तमान रूप देना और इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये शिल्पकला तथा इंजीनियरिंग कौशल का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक बात तो विशेष रूप से ध्यान में रखनी है आपको कि सर्वप्रथम मौर्य काल में ही काष्ठ के स्थान पर यानी लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस काल में कला में पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, तो मौर्य काल में। अशोक के जो एकात्मक स्तंभ हैं यानी एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए जो स्तंभ है वो एकात्मक स्तंभ कहलाते हैं। ये मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं और इन पर चमकदार पॉलिश है। स्तंभों का शीर्ष अलग बना हुआ है तथा शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां हैं। शीर्ष का मुख्य अंश घंटा है, इसे अवांगमुखी कमल भी कहा जाता है। शीर्ष पर 4 पशुओं का भी अंकन है, हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल। अशोक के अलग अलग स्तंभ पर अलग अलग पशुओं की आकृतियां भी हैं, लेकिन उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी स्तंभों में सारनाथ का स्तंभ है, लोरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा स्तंभ है, वैशाली स्तंभ है, संकीसा स्तंभ है, सांची स्तंभ है। तो इस प्रकार ये स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सारनाथ का सिंह स्तंभ का शीर्ष है, जिसमें 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं तथा एक चक्र धारण किए हुए है। ये चक्र बुद्ध द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक है और आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है ना, तो आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो इस प्रकार स्तंभ भी महत्वपूर्ण है और ये मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। स्तूप, मौर्य काल में स्तूपों का भी काफ़ी निर्माण हुआ। अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को भी प्रोत्साहन दिया और बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे और सांची व भरत के स्तंभों का मूल रूप से निर्माण अशोक ने ही करवाया था। स्तूप यानी महात्मा बुद्ध की अस्थियों के ऊपर जो उल्टे कटोरे के समान जो आकृति बनाई जाती है उसे स्तूप कहा जाता है। तो स्तूपों का भी काफ़ी निर्माण हुआ और फिर उसके बाद में अन्य कालों में भी इन स्तूप कला का विस्तार होता गया। गुहा विहार, मौर्य सम्राट अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली को जन्म दिया, यानी चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया। गया के निकट बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीविक भिक्षुओं को दान में दी और जो बाराबार गया जिला है बिहार का, वहाँ पर 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया। इनके नाम है जैसे कर्ण, सुदामा, चौपार तथा विश्व झोंपड़ी हैं। ये आजीविकों हेतु उन्होंने निर्माण करवाया था। और इसके अलावा बाराबार की पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा भी मौर्यकालीन है। इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को 3 गुफाएं दी। इनमें गोपी गुफा, वापी गुफा और पथिक गुफा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार गुहा विहार निर्माण के क्षेत्र में भी मौर्य काल में प्रगति हुई और जिससे मौर्यकालीन कला के विकास में प्रगति हुई। लोक कला, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मौर्य काल में लोक कला की भी उन्नति हुई। यहाँ कई स्थानों से लोक कला के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मथुरा के निकट प्रखम ग्राम से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये मणिभद्र कहलाती है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षी, बेस नगर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र यक्षी की मूर्ति, राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा। तो इस प्रकार लोक कला के क्षेत्र में भी मौर्य काल में प्रगति हुई है। और पटना के बुलंदी बाग से नर्तकी की एक मृण मूर्ति है, यानी मृण यानी मिट्टी, वहाँ से भी ये जो मृण मूर्ति प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार ये सभी हैं, ये मौर्यकालीन लोक कला के उन्नति का हमें साक्ष्य प्रस्तुत करते। तो इस प्रकार मौर्य काल में कालीन कला के अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार, लोक कला आदि के क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको जो होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आपको हल करना है। और ये वीडियो सुन रहे हो उस समय आप अपनी नोटबुक में नोट्स भी बनाया करो, ताकि फिर आप जो होम असाइनमेंट करो या एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन याद करो उसमें आपको आसानी मिले। तो इस प्रकार आप ज़रूर नोट्स भी इसके साथ साथ बनाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।